जय हिंद। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है। आज जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसे एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं और ये क्या होता है आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं क्या। देखो, ये एक्सप्रेशन है फूड एनर्जी रिलेशनशिप का डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो एग्जिस्ट करता है। ये रिलेशनशिप या एक्सप्रेशन हम दिखा सकते हैं नंबर या बायोमास या एनर्जी के टर्म्स में। देखो, किसी भी इकोसिस्टम में क्या होता है, जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग स्टैंडिंग क्रॉप्स। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं उनको कंपेयर करते हुए, ये आइदर नंबर हो सकते हैं इंडिविजुअल के, या फिर हो सकते हैं बायोमास, या फिर जो एनर्जी पर यूनिट एरिया फिक्स हो रही है किसी भी जगह पर, उसके टर्म्स में किसी भी ट्रॉफिक लेवल में हम इकोलॉजिकल पिरामिड को दर्शाते हैं। क्या होता है कि जब कोई इकोलॉजिकल पैरामीटर जैसे कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हुआ या बायोमास हुआ या एनर्जी हुई, ये सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर जाने पर हम प्लॉट करें, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हम जो इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ के फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो एक पिरामिड का शेप ले लेता है। पिरामिड का शेप जैसा कि आप जानते हैं कि बेस पर चौड़ा और फिर टॉप पर पतला होता है, यानी कि यह दिखाता है कि बेस पर कोई चीज़ है वो ज़्यादा थी और धीरे धीरे ट्रॉफिक लेवल में जाने पर वो कम होती चली जा रही है। सीधे पिरामिड में ऐसा होगा। अगर कोई पिरामिड उल्टा है यानी कि इन्वर्टेड है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेस पर कोई चीज़ कम होगी और वो आगे जाने पर बढ़ती हुई नज़र आएगी। हम इसको आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो किसी इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर क्या होता है, ये ग्राफिकल या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी इकोलॉजिकल पैरामीटर का, जैसे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। और किसी फूड चेन में जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोड्यूसर से शुरू करने के बाद सीधे ऊपर जाएंगे टॉप पर और कार्निवोर्स तक पहुंचते हैं, तो इस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को ही हम फूड चेन का पिरामिड कहेंगे या इकोलॉजिकल पिरामिड कहेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड को ही कई बार फूड पिरामिड भी कह देते हैं, या फिर इसको एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं, क्योंकि चार्ल्स एल्टन ने इसके बारे में हमें बताया था। चार्ल्स एल्टन ने 1927 में एल्टोनियन पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था और इसीलिए उनके नाम के कारण हम इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कह देते हैं। देखो, पिरामिड जो होता है उसमें कई सारे स्टेप्स होंगे फूड चेन के, जिनको हम सीक्वेंस वाइज प्रोड्यूसर्स से शुरू करके आगे टॉप कार्निवोर्स तक रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर प्रोड्यूसर को हम बेस पर रखते हैं और टॉप कार्निवोर को हम टिप पर रखते हैं उस पिरामिड के। तो अगर हम शेप की बात करें पिरामिड्स के, तो पिरामिड जो होगा वो अपराइट हो सकता है, जहाँ पर बेस लार्जर एरिया को शो कर रहा है और ग्रेजुअली टेपरिंग हो रही है, पतला होता चला जा रहा है आगे जाते हुए। अब आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हो कि जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, जैसे T1 है, T2 है, ये ट्रॉफिक लेवल्स दिखा रहे हैं यहाँ पे पिरामिड में। और आप देख रहे हो पिरामिड का शेप टेपरिंग हो रही है, बेस पर ये चौड़ा है और ऊपर जाने पर ये पतला होता जा रहा है। यहाँ पर जो T1 है ये शो करता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, यानी प्रोड्यूसर्स को। जो T2 होगा ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को बता रहा है, जो कि है प्राइमरी कंज्यूमर्स का। T3 है थर्ड ट्रॉफिक लेवल यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, और T4 है टर्शरी कंज्यूमर्स के लिए फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल, यानी अब यहाँ पर क्या होंगे, T1 में मैं आपको फूड चेन में सारी बातें बता चुका हूँ। T1 में होंगे प्रोड्यूसर्स, T2 में होंगे कौन, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोर्स, T3 में होंगे कार्निवोर्स और T4 में होंगे टॉप कार्निवोर्स। कुछ बुक्स में ऑमनीवोर्स भी लिखा होता है, बट इट इज़ बेटर टू से कि यहाँ टॉप कार्निवोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा जो शेप पॉसिबल है वो है इन्वर्टेड शेप। इन्वर्टेड या उल्टा पिरामिड जो होता है, इसमें बेस नैरो होगी और ग्रेजुअली ये क्या होगा, ब्रॉडर होता चला जाएगा टिप की ओर, यानी बेस जो है वो नैरो है और जैसे जैसे हम
ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये चौड़ा होता चला जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी T1, T2, T4 दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि इस तरह के पिरामिड में T1 भी जो है वो नीचे ही है, ऊपर नहीं है। मतलब ये नहीं कि आपने पिरामिड को पलट दिया तो फिर T1 को भी पलट दिया। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट यानी प्रोड्यूसर्स हमेशा बेस पर होंगे, चाहे वो कोई भी पिरामिड हो। तीसरा जो पॉसिबल शेप है वो है स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड पिरामिड्स। स्पिंडल क्या होता है? ये एक अगर आप देखो टेक्सटाइल में एक धागा लपेटने की एक प्रक्रिया है, एक तरीका है जिसमें धागा लपेटा जाता है, उसको स्पिंडल कहते हैं। तो ये देखते हो नीचे की तरफ पतला है, फिर चौड़ा हो रहा है और फिर ऊपर जाने पर फिर से पतला हो गया। ठीक है, ऐसा जो शेप होगा उसको स्पिंडल शेप या फिर पार्टली अपराइट पिरामिड कहा जाता है। यानी कि ये नैरो होंगे दोनों एंड्स पर और बीच में ये चौड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हो पार्टली अपराइट या स्पिंडल शेप पिरामिड का, जहाँ पर प्रोड्यूसर के लेवल पर ये कम है, फिर बढ़ा और फिर दोबारा से कार्निवर्स के लेवल पे कम हो गया। ऐसे शेप को हम बोलेंगे स्पिंडल शेप या पार्टली अपराइट पिरामिड। इनके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। हर ट्रॉफिक लेवल में 3 पैरामीटर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ किसी भी फूड चेन के अंदर। ये है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अमाउंट ऑफ बायोमास और अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर 3 पिरामिड्स पॉसिबल हैं। वो हैं पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इनको तो मैंने अभी आपको शेप्स बताए और टाइप्स बताए। अब ये पिरामिड्स डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है और स्पिंडल शेप भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। बायोमास के साथ भी तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट वहाँ भी स्पिंडल शेप जो है वो एक्सेप्शनल केस में ही नज़र आता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर अपराइट टाइप का होगा, जहाँ पर आप देख रहे हो पिरामिड ऑफ नंबर में प्रोड्यूसर्स जो कि बेस पर हैं और सबसे ज़्यादा है और इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ, सपोज़ यहाँ कोई ग्रास हॉपर है तो उनका नंबर कम हो जाता है। और ऊपर जाओ सेकेंडरी कंज्यूमर में, सपोज़ यहाँ कोई फ्रॉग्स हैं, उनका नंबर और कम हो रहा है। और फिर कोई टॉप कार्निवोर है, स्नेक्स हो गए, तो वो और भी कम नंबर हो जा रहा है उनका। तो पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ठीक है, और यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया गया और आप इसमें जब भी रिप्रेजेंट करो तो इसके बगल में यहाँ T1, T2, T3, T4 ऐसे लिखना चाहिए। फिर जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो स्पिंडल शेप का भी हो सकता है, यानी पार्टली अपराइट हो सकता है। ये हमें देखने को कहाँ मिलेगा? किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमेशा देखने को मिलता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो स्पिंडल शेप्ड और या तो इन्वर्टेड भी। और इन्वर्टेड के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला भी था कि हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो पैरासिटिक फूड चेन का भी एक एग्जाम्पल होता है। खैर, वहाँ पर आने से पहले यहाँ देखो कि पार्टली अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर जो है उसमें प्रोड्यूसर एक ट्री है। अब यहाँ पर देखो मैंने एक ट्री शो किया है, इसलिए क्योंकि किसी भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर हम एक ट्री को यूनिट मान लें तो डिफरेंट ट्रीज़ हैं, तो प्रोपोर्शनल वे में आप प्रोपोर्शनेट तरीके से आप वहाँ पर इसको इमेजिन कर सकते हो। तो अगर एक भी ट्री है तो उस ट्री के ऊपर कुछ हर्बीवोर्स रहते होंगे, यानी कुछ बर्ड्स रहते होंगे, मे बी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, क्योंकि वो बर्ड्स उस ट्री के फ्रूट्स पर डिपेंडेंट है, तो उसको हम बोलेंगे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। ठीक है, अब क्या होता है, इन फ्रूट ईटिंग बर्ड्स को भी कोई खा रहा होगा, तो वो कोई कार्निवोरस बर्ड हो सकती है, ईगल हो सकता है। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ट्री आप देख रहे हो सिर्फ एक ही दिख रही है, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स आर 6, 7, 8 समथिंग, और फिर जो कार्निवरस बर्ड है उसका नंबर फिर से कम हो गया। तो एक से ज़्यादा बड़ा नंबर, यहाँ पर 1 था, यहाँ 6 हुए और यहाँ फिर से 1 हो गया। तो ये स्पिंडल शेप का एग्जाम्पल हमें नज़र आ रहा है, पार्टली अपराइट पिरामिड का एग्जाम्पल नज़र आ रहा है। पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी हो सकता है, और अगेन इसका एग्जाम्पल जो होगा वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम ही होगा। और ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में 2 स्टेप्स जो पीछे हमने देखे थे T1 और T2 के, वो सेम है, ट्री है और फ्रूट ईटिंग बर्ड्स है। और जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के ऊपर जो पैरासाइट्स हैं, ये इनका नंबर देखो ज़्यादा होगा। पैरासाइट्स होंगे, कुछ माइट्स हो सकते हैं, लाइस हो सकती है, तो ये थोड़ा ज़्यादा नंबर होगा। और फिर इसके बाद पैरासाइट्स के ऊपर पैरासाइट्स,
पैरासिटॉइड या फिर इसको हाइपर पैरासाइट्स कहा जाता है, बड़े खतरनाक होते हैं। आप मुझे कमेंट में बताओ कि हाइपर पैरासाइट्स के एग्जांपल्स क्या हैं। इन पैरासाइट्स के ऊपर भी ये पैरासाइट्स हैं, यानी पैरासाइट ऑन पैरासाइट इज हाइपर पैरासाइट। तो ये पैरासिटिक फूड चेन का भी एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर का। अगेन कहाँ पाया जा रहा है ये पाया जा रहा है इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। देन वी हैव पिरामिड ऑफ बायोमास। अब यहाँ क्या होता है, बायोमास जो है वो नेट ऑर्गेनिजम्स कलेक्टेड फ्रॉम ईच फीडिंग लेवल एंड आर देन ड्राइड एंड वेट। जो भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं इनको फीडिंग लेवल भी कह रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पर जैसे मान लो आप किसी ग्रासलैंड में गए और वहाँ पे जितनी भी घास थी उसको आपने लिया, सबको उखाड़ लिया और उसको सुखा दिया। इसी तरीके से वहाँ जितने ग्रास हॉपर्स थे उनको आपने सुखा दिया, मतलब ये इमेजिनरी बात कर रहे हैं, ऐसा किया जा सकता है। फिर उसके बाद मान लो फ्रॉग्स थे, उनको भी हमने पूरा ले करके सुखा दिया। एंड स्नेक्स संभाल के, है ना, स्नेक्स आएंगे उसके बाद। और फिर पीकॉक को आप मार नहीं सकते, हमारा देश का राष्ट्रीय पक्षी है, बस एग्जाम्पल के लिए हम कह रहे हैं कि उसको हमने सुखा दिया और उनको फिर सभी को तराजू में रख के तौला, वे किया। तो आप पाओगे कि वेट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा ग्रासेस का एज़ कम्पेयर टू ग्रास हॉपर्स, एज़ कम्पेयर टू फ्रॉग्स, स्नेक्स एंड पीकॉक। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे प्रोड्यूसर से लेके सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स तक आप देखोगे कि जो बायोमास है वो घटता जा रहा है। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर एग्जाम्पल होगा अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास का। तो ड्राई वेट जो होता है बायोमास का वो अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हमें बताता है। तो ये जो ड्राई वेट है ये चीज़ शो करता है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो पिरामिड जो होगा यहाँ पर वो, इसमें हम नेट ड्राई वेट को प्लॉट करेंगे प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के लिए, और हमें फिर ये पिरामिड ऑफ बायोमास प्राप्त होता है। ये अपराइट टाइप का भी हो सकता है, जैसे कि ग्रासलैंड के अंदर ये अपराइट टाइप मिलेगा, और ये इन्वर्टेड टाइप का भी हो सकता है, जैसे किसी पॉन्ड इकोसिस्टम में या एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड मिलेगा। तो अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास का एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया ग्रासलैंड है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरीके से ग्रासेस का नंबर में भी था, ये सेम चीज़ एग्जाम्पल नंबर में भी था। तो ग्रासेस का बायोमास इन टोटल ज़्यादा है और उसके बाद ये ग्रेजुअली कम होता चला जा रहा है, इसलिए ये अपराइट पिरामिड शेप मिलेगा बायोमास का। इन्वर्टेड होता है पिरामिड ऑफ बायोमास किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स, अब देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में आपको दिख रहा होगा ये कि 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये कम है, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल अक्सर उठता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है कि हम ये कहें कि दिस हैपन्स व्हेन द स्मॉलर वेट ऑफ प्रोड्यूसर्स सपोर्ट कंज्यूमर्स ऑफ लार्जर वेट। कैसे हो सकता है ये? तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो बायोमास है प्रोड्यूसर्स का वो कम है, लेकिन वो ज़्यादा बायोमास को अपने अगले ट्रॉफिक लेवल में सपोर्ट कर रहा है। तो ये सोचने की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, किसी भी एक्वेटिक हैबिटेट में जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो इन्वर्टेड होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो बायोमास है एक ट्रॉफिक लेवल का वो 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। एक तो वो होती है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, मतलब आप कितना तेज़ी से रिप्रोड्यूस कर रहे हो, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लॉन्गेविटी, कितने दिनों तक ज़िंदा रह रहा है कोई इंडिविजुअल। तो कोई मेंबर कितने लंबे समय तक ज़िंदा है और कितना तेज़ी से रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये 2 फैक्टर डिसाइड करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास के इन्वर्टेड होने के कारण को। क्यों? मान लो कि फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्लांट्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज, जैसे ग्रीन एल्गी। तो अब वो उनकी लाइफ साइकिल बहुत तेज़ चलती है, बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं वो, लेकिन उनका जो लॉन्गेविटी है वो बहुत कम है, बहुत कम समय के लिए ज़िंदा रहते हैं। तो वो प्रोड्यूस हुए, लाइफ साइकिल पूरी किए और ख़त्म हो जाएंगे। तो किसी एक टाइम पर जब आप ये नोटिस करने जाओगे कि हमें बायोमास निकालना है वहाँ का, तो आप पाओगे कि फाइटोप्लैंक्टन्स का टोटल बायोमास जो अवेलेबल है एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कम है। हालांकि लंबे समय में आप देखो तो फाइटोप्लैंक्टन्स पैदा हुए और उन्हें खा लिया गया किसी जू प्लैंक्टन के द्वारा। तो एक्चुअली उन्होंने ट्रांसफ़र तो कर दिया अपना बायोमास,
लेकिन काफ़ी हद तक ये फिर मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और इसकी वजह से एक गिवन टाइम पर बहुत कम अमाउंट में बायोमास ये नज़र आएगा आपको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, जैसे कि मैंने पहले अभी बताया। तो इसलिए कम समय ज़िंदा रहने के कारण और लाइफ साइकिल छोटी होने के कारण ये कम नज़र आ रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल और लॉन्गेविटी ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने देखा कि आप जो प्रोड्यूसर्स थे इनके, आप देखो बायोमास 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर ही नज़र आ रहा है। किसी एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पर तो ऐसा सही है कि कम नज़र आ रहा है फाइटोप्लैंक्टन जो कि प्लांट्स हैं, लेकिन जैसे आप ऊपर जाओगे जू प्लैंक्टन्स की तरफ या फिर स्मॉल फिशेस की तरफ, तो इनकी लाइफ साइकिल थोड़ी लंबी होती है और इनका रिप्रोडक्शन धीरे धीरे होता है, तो ज़्यादा बायोमास आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सो बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज़ लेस देन दैट ऑफ जू प्लैंक्टन एंड दिस इज़ स्टिल मोर इन प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो इसी वजह से बायोमास का जो ये पिरामिड है वो उल्टा नज़र आता है। देखो अब आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी या एनर्जी पिरामिड। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि एनर्जी पिरामिड जो होता है वो हमेशा अपराइट होता है, सीधा होगा, कभी उल्टा नहीं हो सकता। और ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपको देखने में मिलते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ एनर्जी पिरामिड और विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स इज़ ऑलवेज अपराइट, और इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको ध्यान देना है क्यों ऐसा होता है भाई, क्योंकि देखो एनर्जी जो होगी ना वो मिनिमम होगी किसी भी हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर और मैक्सिमम होगी लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे। जितना आप ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाओगे एनर्जी कम होती चली जाती है, क्योंकि मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था कि डेसिपेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है और डेसिपेशन की वजह से एनर्जी जो है वो ट्रॉफिक लेवल में कम जाती है। 10% एनर्जी ही ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। तो एट ईच ट्रॉफिक लेवल देयर इज सक्सेसिव लॉस ऑफ एनर्जी विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट और रेस्पिरेशन। ठीक है, तो किसी भी तरह का इकोसिस्टम क्यों ना हो, एक्वाटिक हो, वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, वो डेजर्ट इकोसिस्टम हो या फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, कोई भी हो, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होगा, अपराइट होगा। एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट, बायोमास और नंबर्स हैज़ टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स इन दैट ट्रॉफिक लेवल। A given organism may occupy more than one trophic level simultaneously। अब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो एक समय पर ही अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में रह सकता है। जैसे कोई स्पैरो है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर का काम कर रहा है अगर वो किसी सीड को खाता है या फ्रूट को खाता है, मतलब सीधे सीधे अगर किसी प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन वो सेकेंडरी कंज्यूमर का भी काम करता है अगर वो इंसेक्ट को खाने लगता है। तो कोई एक इंडिविजुअल एक ही समय पर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में रह सकता है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो की। तब तक के लिए थैंक यू। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ डू इट नाउ, और कमेंट में बताओ कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।